नमस्कार दोस्तों। हम प्राचीन काल से ही ये समझ नहीं पाए हैं कि चाइना की भारत के प्रति मंशा क्या है, चाइना भारत के बारे में क्या सोचता है, चाइना भारत को लेकर के रणनीति क्या बनाता है, चाइना अपने पड़ोसी देशों के साथ और भारत के पड़ोसी देशों के साथ मिल कर के भारत के लिए क्या षड्यंत्र रचता है और उस षड्यंत्र को खुलासा करता है या खुलासा न करके दूसरे देशों के साथ भारत के जो बेहतर संबंध हैं उनको कमज़ोर करने का प्रयास करता है। इसका मुख्य कारण हो सकता है कि भारत की जो आंतरिक राजनीतिक उठापटक है, जो आंतरिक विषमता है विचारों की, उसका वो लाभ लेना चाहता है, या भारत को आगे बढ़ते हुए विश्व विजेता के रूप में देखते हुए आर्थिक रूप से सक्षम विश्व में होने को वो अपनी आँखों से नहीं देखना चाहता है। इसीलिए जब भी भारत कहीं अपने आप को आगे करना चाहता है, आगे बढ़ता है, भारत का कहीं विश्व में अद्वितीय नाम होने लगता है, तो चाइना कोई ना कोई समस्या उत्पन्न कर देता है। इसी क्रम में हाल ही में चाइना और भारत का जो सीमा विवाद है वो इतना बढ़ गया कि वहाँ पर सैन्य गतिविधियाँ इतनी ख़राब हो गई कि वहाँ पर हमारे भारतीय सैनिक वहाँ पर शहीद हुए। साथ ही साथ कुछ चाइना के भी सैनिक वहाँ पर घायल हुए या शहीद हुए। तो ये जो सैन्य गतिविधियाँ हुई उससे भारत और चीन के बीच में एक युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न कर दी है। दिमाग में लोगों के आने लगा है, क्या भारत और चाइना युद्ध करेंगे? अगर भारत और चाइना युद्ध करते हैं तो भारत के साथ कौन होगा और चाइना के साथ कौन होगा? क्या अमेरिका, जापान भारत का साथ देंगे? क्या रूस भारत का साथ देगा? प्रत्यक्ष रूप से देगा या अप्रत्यक्ष रूप से देगा? तो हम अभी उस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय समीकरण क्या बनते हैं। अभी हम ये देखेंगे कि भारत और चाइना दोनों की जो सैन्य ताकत है वो क्या है, और अगर सीधे युद्ध होते हैं तो किसका पलड़ा भारी होगा युद्ध में। तकनीकी रूप से हम बात करते हैं। वहाँ पर थोड़ा सा हम आप लोगों को पीछे ले जाएंगे। भारत और चीन के जो संबंध रहे हैं, चाहे वो व्यापारिक रहे हों चाहे राजनीतिक रहे हों, वो मौर्य काल से ही रहे हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी चीनपट्ट नामक रेशमी वस्त्र का उल्लेख किया गया है, जिससे पता चलता है कि भारत और चाइना के बीच में उस समय से ही व्यापारिक संबंध थे। कनिष्क के समय में चाइना से 2 बार युद्ध हुआ। वहाँ उस समय पाव चाव नामक चाइनीज़ राजा था जिससे युद्ध हुआ था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था और यहाँ पर आकर के उसने भारत का बहुत बखान भी किया था। स्कंदगुप्त चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखता था और उसने अपना दूत भी चाइना को भेजा था। हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग आया था और यहाँ पर उसने शिक्षा भी ग्रहण की थी। पता नहीं चाइना को क्या हो जाता है कि बीच बीच में वो कोई ना कोई गतिरोध उत्पन्न कर देता है। अभी भारत के प्रधानमंत्री और चाइना के राष्ट्रपति का भारत आना, 2 बार भारत आना, भारत का मंत्री का चाइना जाना और गर्व से स्वागत करना, ऐसा लग रहा था कि भारत और चीन एकदम से बहुत नज़दीक आ गए हैं। उनके सांस्कृतिक और जो सामाजिक संबंध हैं वो बहुत ही मजबूत हो गए हैं। लेकिन फिर ये स्थिति ऐसी बन रही है कि अब वो चीज़ें कड़वाहट में बदल सकती हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारत और चाइना के बीच में जो कुछ तकनीकी जो डिफरेंसेस हैं उनको हम लोग आज देखेंगे। अगर हम जीडीपी की बात करते हैं, जीडीपी से पहले हम लोग जनसंख्या की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं जनसंख्या के रूप में तो सबसे अधिक जनसंख्या इस समय चाइना की है। 1.4 बिलियन जनसंख्या चाइना की है। नंबर 2 पे भारत का आता है। 1.3 बिलियन जनसंख्या भारत की है। और इतनी जनसंख्या के बाद अगर हम जीडीपी की बात करते हैं तो भारत का जीडीपी मात्र $2.2 ट्रिलियन है, जबकि भारत इसको 5 ट्रिलियन डॉलर करने के लिए सोच रहा था। लेकिन कुछ
आर्थिक मंदी, कोरोना ने इसको और डाउन कर दिया। अब ये और कम हो जाएगा। जबकि चाइना का जो जीडीपी है वो 14 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, बहुत आगे है भारत से। भारत अपने कुल बजट का रक्षा बजट के रूप में जो यूज़ करता है वो 66.9 बिलियन डॉलर यूज़ किया है, जबकि चाइना 179 बिलियन डॉलर जो है वो अपने रक्षा बजट पे यूज़ करता है। यानी कि चाइना भारत से लगभग 3 गुना धन अपने बजट का रक्षा बजट पे यूज़ करता है। स्वास्थ्य पे अगर हम बात करते हैं तो स्वास्थ्य पे भारत मात्र 29 बिलियन डॉलर यूज़ करता है, जबकि चाइना 698 बिलियन डॉलर अपने लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा देखभाल के लिए, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए बजट के रूप में यूज़ करता है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो भारत शिक्षा के क्षेत्र में मात्र 57 बिलियन डॉलर ही खर्च करता है, जबकि चाइना 565 बिलियन डॉलर खर्च करता है। बहुत आगे है चाइना। और जबकि 1990 के बाद ही चीन भारत से आगे बढ़ा है। और इस समय अगर देखा जाए तो भारत से चाइना 10 साल आगे है टेक्नोलॉजी में। रिसर्च और डेवलपमेंट पे जो इन्वेस्ट करता है भारत वो मात्र 16 बिलियन डॉलर है, जबकि चाइना अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे अनुसंधान एवं विकास पर 278 बिलियन डॉलर खर्च करता है कुल जीडीपी का। अब हम देख लेते हैं कि रिसर्च आउटपुट क्या है विश्व में भारत और चाइना का। तो रिसर्च आउटपुट में अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़ की, टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में भारत की कोई यूनिवर्सिटी नहीं आती है, जबकि चाइना की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में 6 यूनिवर्सिटी आती हैं। रिसर्च पेपर की हम बात करते हैं, जो R&D का जो रिसर्च पेपर है, जो साइंटिस्ट रिसर्च पेपर, बहुत बड़ी बात होती है रिसर्च पेपर पब्लिश कराना। उसमें अगर देखा जाए 2016-17 में भारत के रिसर्च पेपर जो थे वो 1,20,000 रिसर्च पेपर ही पब्लिश हुए हैं, जबकि चाइना का 4,26,000 रिसर्च पेपर पब्लिश किया है उसने। और रिसर्च आउटपुट की रैंकिंग की बात की जाए तो विश्व में चाइना नंबर 1 पे है, जबकि इंडिया का 5वां नंबर है। तो रिसर्च और डेवलपमेंट, शिक्षा और तकनीक में भी भारत बहुत ही पीछे है चाइना से। स्टार्टअप इंडिया की बात बहुत हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया को बहुत बढ़ावा दिया है और इस समय वर्ल्ड में स्टार्टअप इंडिया में भारत का 3रा रैंक है, लेकिन वहीं चाइना का स्टार्टअप में पहला रैंक है। फंडिंग की बात अगर हम लोग करते हैं तो इंडिया अपने स्टार्टअप पर 14 बिलियन डॉलर फंडिंग करता है, जबकि चाइना उससे लगभग 4 गुने से ज़्यादा भी फंडिंग करता है, 58 बिलियन डॉलर फंडिंग करता है। अगर हम यूनिकॉर्न कंपनी की बात करते हैं स्टार्टअप में, तो यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनियां वे कंपनियां होती हैं जिनका अपना जो बजट होता है या अपना टर्नओवर होता है वो 1 बिलियन डॉलर से अधिक होता है। इस तरह की भारत में लगभग 10 से अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनियां हैं, जिसमें नंबर 1 पर फ्लिपकार्ट है, जिसका अपना जो वार्षिक बजट है वो 20 बिलियन डॉलर का है। जबकि विश्व का सबसे बड़ा यूनिकॉर्न स्टार्टअप चाइना का है, एंड फाइनेंशियल, वो विश्व का सबसे बड़ा स्टार्टअप चाइना के पास है। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर दोनों के बीच में सीधे युद्ध होते हैं तो दोनों के पास सेनाएं कितनी हैं, एयरक्राफ्ट कितने हैं, हेलीकॉप्टर की क्या स्थिति है, तो अगर देखा जाए तो कुल सैनिकों की बात करते हैं तो भारत के पास लगभग 34,62,500 सैनिक हैं, जबकि चाइना के पास 26,93,000 सैनिक ही हैं। अगर देखा जाए तो इस तकनीक के दौर में मैन पावर की उतनी आवश्यकता नहीं होती उतनी की टेक्नोलॉजी की होती है। तो सैनिकों का कम होना या ज़्यादा होना ये महत्व नहीं रखता है। आपको सैनिकों के से ज़्यादा हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हमारे जो वीपन्स हैं, हमारे जो फाइटर प्लेन हैं वो कितने हैं, उस पर हमको कितने आधुनिक सुसज्जित हैं, रूप से सुसज्जित हैं, इस पर हमको ध्यान देना होता है। अगर हम एयरक्राफ्ट की बात करते हैं तो भारत के पास मात्र 2,082 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि चाइना के पास 3,187 एयरक्राफ्ट हैं। हेलीकॉप्टर भी भारत के पास 632 ही हैं, जबकि चाइना के पास 1,004 हेलीकॉप्टर हैं। टैंकों की बात करते हैं हम लोग तो 4184 टैंक ही भारत के पास हैं, जबकि चाइना के पास 13,050 टैंक हैं।
फाइटिंग व्हीकल की बात हम लोग करते हैं तो 2515 फाइटिंग व्हीकल भारत के पास हैं, जबकि लगभग 44,000 फाइटिंग व्हीकल चाइना के पास हैं। पनडुब्बी की बात अगर हम करें सबमरीन की, तो वो 18 पनडुब्बी भारत के पास हैं, जबकि 78 पनडुब्बी चाइना के पास हैं। न्यूक्लियर वेपन्स, नाभिकीय हथियार की हम बात करते हैं, उसमें भी चाइना भारत से लगभग दुगना है। चाइना के पास लगभग 260 नाभिकीय हथियार हैं, जबकि भारत के पास मात्र 110 नाभिकीय हथियार हैं। सबसे अधिक मारक क्षमता वाला भारत का जो नाभिकीय हथियार अग्नि 5 है, 5000 किलोमीटर तक रेंज रखता है। वहीं चाइना का DF-14 सबसे दूरी तक का जो मारक हथियार है वो लगभग 9320 किलोमीटर तक, यानी कि चाइना से अमेरिका तक की मारक क्षमता रखता है। लेकिन भारत अगर फ्रांस के बीच में राफेल डील होती है, हो रही है, अगर उससे भारत को 36 राफेल मिलने की बात कही जा रही है, वो राफेल भारत को अगर मिल जाता है, कुछ राफेल भारत आए भी हैं, तो उससे भारत को युद्ध करने में थोड़ा सा भारत को राहत मिलेगी और भारत एक तरफ से मजबूत होगा। इन सब चीज़ों के बाद भी अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि युद्ध कभी भी हथियार से या सेना से नहीं लड़ा जाता है। युद्ध मनोबल से, रणनीति से और दुश्मन की सोच को कमज़ोर करके लड़ा जाता है। इस रूप में अगर हम देखें तो भारत विश्व स्तर पर, विश्व पटल पे अपने आप को किस तरह से लोगों को अपनी ओर करता है, चाइना पर किस प्रकार के दबाव बना सकता है और किस प्रकार से वो चाइना के मनोबल को गिरा सकता है और युद्ध बिना हुए ही भारत जीत सकता है। ये प्रयास भारत को करने होंगे और अगर ये प्रयास भारत करता है, इसमें सफल होता है, तो आने वाले समय में भारत विश्व विजेता होगा, ये निश्चित है। तो ये हमारा वीडियो आज का था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।